Hello, my dear students. How are you? I am Harshbari Srivastava, law expert, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए इस समय सीआरपीसी की सीरीज चल रही है। इसका फर्स्ट पार्ट कल आप लोगों ने देखा। ये फर्स्ट पार्ट के बाद आज सेकंड पार्ट आप लोग के सामने जा रहा है। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों को फ्री में फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करता है। चाहे कोई एडवर्टीजमेंट आता है, वैकेंसी आती है जुडिशरी की, कोई एग्ज़ामिनेशन की डेट आती है, एग्ज़ामिनेशन के बाद कोई पेपर होता है उसका एनालिसिस है, कोई रिज़ल्ट आता है उसके आपके बारे में बताया जाता है। जब आप लोग का कोई एग्ज़ामिनेशन हो जाता है उसका एक लमसम कट ऑफ आप लोग के लिए बताया जाता है। और इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट केसेस होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट होते हैं वो आप लोग के सामने रखे जाते हैं। तो ये जो चैनल आप लोग के लिए बना हुआ है ये फ्री ऑफ कास्ट है और फुली जुडिशरी के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करते हैं जो हम लोग की सीआरपीसी की सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। आज हम लोग का जो सेकंड सेशन है, ये सेकंड सेशन हम लोग का आज दो टॉपिक पे रहेगा। एक है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट आप लोग के सामने गया, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिखा, सर को व्हाट्सएप पे बताया और पर्सनली भी फ़ोन करके बताया। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को सारी टॉपिक बात में समझ में आ गई। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन। ये स्टूडेंट, हमने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एफआईआर होती है जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है। इसकी परिभाषा किसी भी धारा में नहीं दी गई है। लेकिन जो सीआरपीसी के सेक्शन 154 है, अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, इसमें यह बताया गया है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। अगर आपके साथ कोई ऑफेंस होता है, आपके परचेज के साथ कोई ऑफेंस होता है तो आप उसकी एफआईआर कैसे लॉन्च करा सकते हो, ये बातें आज आप लोग को इस सेशन में बताया जाएगा। तो देखिए, जब कभी किसी के साथ कोई क्राइम होता है, उसके परचेज के साथ क्राइम होता है, उसके रिलेटिव के साथ क्राइम होता है, उसके फ्रेंड्स के साथ कोई क्राइम होता है, समाज में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ क्राइम होता है, या आपको किसी क्राइम की सूचना पता चलती है तो आप इसको जल्दी से जल्दी कहाँ बताएंगे? पुलिस स्टेशन पे। क्योंकि देखिए, इसका नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट मतलब सर्वप्रथम, इंफॉर्मेशन मतलब आपको सूचना देनी है। कोई भी अपराध की सूचना आप अपने पुलिस स्टेशन पर देंगे। कभी कभी हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे जहाँ पर क्राइम हुआ है उसका किस थाने का जुरिस्डिक्शन है। तो देखिए, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पर सूचना दे दीजिए, चाहे वो आपके ऊपर अधिकारिता रखता हो या न रखता हो। तो जो भी आप पुलिस स्टेशन में देते हैं, अगर उसको अधिकारिता नहीं रहती तो भी वो क्या करता है, अपने जीडी में लिखकर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश करता है ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, जिसको बोलचाल में हम लोग जीरो एफआईआर कहते हैं। और अगर आप अधिकारिता वाले जाते हैं थाने के भीतर तो वहाँ पर ये कहा गया कि अगर आप अपनी बातों को बोलकर लिखकर वहाँ पर देते हैं तो जो थाने के बाहर साधक अधिकारी होते हैं, स्टेशन इंचार्ज या पुलिस स्टेशन, उनके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई है कि आप जब कभी आपको ऐसी सूचना मिले तो आप उसको लिखे जरूर। किसी को मना मत करें, किसी को आप डांट फटकार के भगाए ना, किसी को आप जो है आनाकानी ना करें, बल्कि उसको लिखे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ढेर सारे फाइंडिंग दिया है कि किसी भी व्यक्ति की एफआईआर को लिखने से मना मत करो। तो देखिए, अगर एफआईआर जो लॉज होती है वो 3 कॉपी में बनती है। 3 कॉपी में जो एफआईआर बनती है, देखिए 3 कॉपी है इसकी। फर्स्ट कॉपी जिसको हम लोग ओरिजिनल कॉपी कहते हैं, ओरिजिनल कॉपी। सेकंड कॉपी होती है जो विक्टिम को दी जाती है, पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है। और तीसरी कॉपी जो होती है वो एक्यूज के लिए होती है, एक्यूज्ड अभियुक्त व्यक्ति के लिए।
तो देखो जो ओरिजिनल कॉपी है, ये ध्यान रखिएगा, ये दे दिया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जुरिस्डिक्शंस रखने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इसको भेज दिया जाता है। जो सेकंड कॉपी होती है वो विक्टिम जो पीड़ित है जिसने एफआईआर लॉन्च कराई है उसको फ्री ऑफ कास्ट दे दी जाती है। और तीसरी कॉपी एक्यूज नहीं बल्कि वो पुलिस स्टेशन पे रहती है, पुलिस स्टेशन पे। ये 3 कॉपी में एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है। अगर कभी स्टेशन या पुलिस इंचार्ज को ये लगता है कि जो सेक्शन जो बातें ये बता रहे हैं उस पर जो सेक्शन बन रही है वो सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस की नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, तो देखिए अगर सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है तब तो 154 में एफआईआर के नाम से जाना जाता है। अगर सारी सेक्शन जो बन रही है वो नॉन कॉग्निजेबल है तो अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट 2 कॉपी में लॉन्च की जाती है, 2 कॉपी में। और इसको एफआईआर नहीं कहते, इसको हम लोग कहते हैं एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसमें ओरिजिनल कॉपी 2 कॉपी में बनती है। ओरिजिनल कॉपी ये कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया जाता है और जो इसकी सेकंड कॉपी होती है वो विक्टिम को दिया जाता है। और विक्टिम से थाने का बाहर साधक अधिकारी ये कहते हैं आपके मामले में एनसीआर में रिपोर्ट दर्ज हो गई है, आप चाहते हैं कि आपके मामले में मेरे द्वारा अन्वेषण किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जाए, तो आप इसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले आइए। तीसरी बात देखिए ये होता है कि कभी कभी जो बातें विक्टिम बताता है उस पर जो धारा बनती है वो कुछ धारा तो बन जाती है कॉग्निजेबल की, कुछ धारा बनती है नॉन कॉग्निजेबल की। क्योंकि देखिए जब घटना जो बताई जाती है उसको जब क्राइम चेक रजिस्टर से गुजारा जाता है तो क्राइम चेक रजिस्टर के प्रोफार्मा नंबर 341 में ये सब पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट में आप लोग को पढ़ाया जाता है। क्राइम चेक रजिस्टर के प्रोफार्मा नंबर 3 में जब ये गुजारा जाता है तब ये देखा जाता है कि अगर एक भी सेक्शन, मान लीजिए 4 सेक्शन बन रही है और उसमें से एक भी सेक्शन कॉग्निजेबल की बन जाती है, 3 सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल की है, या 2 सेक्शन कॉग्निजेबल की है, 2 सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल की है, यानी एक भी सेक्शन अगर कॉग्निजेबल की बन जाएगी तो ध्यान रखिएगा अंडर सेक्शन 155 सब क्लास 4 ये कहता है पूरा मैटर फिर हो जाएगा कॉग्निजेबल। ध्यान रखिएगा अगर 4 धारा बन रही है, एक भी धारा उसमें से कॉग्निजेबल है, बाकी सब की सब नॉन कॉग्निजेबल की है, तो वो बन जाता है पूरा कॉग्निजेबल और फिर इसको उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कि 154 में भी आप लोग को हमने बताया। देखिए डियर स्टूडेंट, एक समस्या आती है कि अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मेरी एफआईआर नहीं लाज हुई, स्टेशन ऑफिसर ने मना कर दिया, स्टेशन ऑफिसर ने डांट फटकार दिया, या हमारी एप्लीकेशन को रख लिया और अभी तक कुछ उसमें कार्रवाई नहीं हुई। ये एक आम समस्या है, हम लोग भी बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को नई सीआरपीसी 1973 में प्रोविज़न दिया गया अंडर सेक्शन 154 सब क्लास 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। अगर कभी भी आपका पुलिस स्टेशन पर एफआईआर लॉन्च नहीं होती, देरी होती है, आपको दौड़ाया जाता है, आपको तंग किया जाता है, तो आपको नई सीआरपीसी में यह अधिकार दिया गया है कि आप अंडर सेक्शन 154 सब क्लास 3 के अंतर्गत अपने जिले के, डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, पुलिस अधीक्षक को आप इसकी सूचना दे सकते हैं। जब 1973 में सीआरपीसी बनी थी तब कहा गया था कि रजिस्टर्ड डाक से डाल दो, क्योंकि हम लोग रूरल एरिया में ज़्यादा रहते थे, बहुत टाइम लगता था शहरों में आने पर। एसपी साहब उस समय अकेले बहुत से काम को देखते थे, तो ये कहा जाता था बाई पोस्ट डाल दो। आज के समय में आप जानते हैं कि दूरियां बहुत कम होती गई हैं, तो अब आप चाहो अपने ज़िले के एसपी को, और इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा और जो हायर ऑफिसर है, डीआईजी है, आईजी साहब है,
आप उनके सामने भी जाकर मिलकर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि मेरे साथ ये अपराध हुआ है, मेरी एफआईआर अभी पुलिस स्टेशन पर नहीं हुई। तो देखो दो बात है, या तो एसपी महोदय अपने ऑफिस में उसको रजिस्टर्ड करा देंगे और अपने ऑफिस से जुड़े हुए किसी सब इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर देंगे उस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दूसरा उनको पावर दिया गया है कि आप उनकी एप्लीकेशन पर जो 154 सब क्लास 3 में विक्टिम दे रहा है उस पर आप ऑर्डर कर दीजिए कंसर्न पुलिस स्टेशन को, इस मामले को आप रजिस्टर करिए और इस मामले का आप इन्वेस्टिगेशन करिए, आपका काम बन गया। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एसपी साहब के पास भी आप गए, डीआईजी साहब के पास गए, अभी आपको कोई रेमेडीज नहीं मिली, उन्होंने भी एप्लीकेशन लेके रख लिया या कुछ भी नहीं हुआ, तो इसके बाद आपको नई सीआरपीसी 1973 में एक सेक्शन दिया गया है 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपकी पीड़ा को, आपके साथ जो अपराध हुआ है उसको न तो थानेदार सुन रहे हैं न तो जिले के एसपी सुन रहे हैं, तब आप 156(3) की एप्लीकेशन 156 सब क्लास 3 ऑफ द सीआरपीसी की एप्लीकेशन कंसर्न्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं, जो आपके थाने पर जुरिस्डिक्शंस रखते हैं, उनके सामने थ्रू एडवोकेट आप 156(3) की एप्लीकेशन दें। यहाँ पर मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो 156(3) को अलाउ करके कंसर्न पुलिस स्टेशन से कहेंगे कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए और इसकी एक रिपोर्ट हमें भेजिए। तो देखिए आपका या तो 154 में काम बन गया, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर सीधे बिना किसी समस्या के। दूसरा 154 सब क्लास 3 में एसपी के द्वारा आपका काम बन गया। और तीसरा है 156 सब क्लास 3 के अंतर्गत अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया तो आपकी एफआईआर लॉज हो गई। देखिए एफआईआर के लिए हम लोग क्यों परेशान रहते हैं, इसका देखो कारण क्या होता है कि अगर एफआईआर एक बार लॉज हो जाती है तो विक्टिम की ओर से कौन खड़ा हो जाता है, विक्टिम पीड़ित। देखो पहली बात तो एफआईआर फ्री ऑफ कास्ट होती है, कोई उसके चार्जेस नहीं होते, और विक्टिम की ओर से खड़ा हो जाता है स्टेट, स्टेट। और जो केस रजिस्टर होता है वो होता है स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड। ध्यान रखिए, अब विक्टिम को कुछ एफआईआर भी फ्री और उसका जो इन्वेस्टिगेशन होगा जो पुलिस ऑफिसर करेगा वो भी फ्री में करेगा, कोई चार्जेस नहीं। और जब उसका मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा तो वहां पर उसको मिलेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, स्टेट को जो रिप्रेजेंट करता है, वो भी फ्री। एक बार आपने अगर अपराध की सूचना स्टेट को दे दिया, स्टेट मतलब कंसर्न पुलिस स्टेशन को, तो आपको आगे की सारी फैसिलिटीज फ्री, प्लस आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा अगर एक्यूज पर्सन आपको किसी प्रकार से तंग करता है। तो ये देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए था लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। हम समझते हैं कि बहुत ही इजी आपको लैंग्वेज में बताया गया और आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब एफआईआर लॉज हो जाती है तो जो अगला स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन। हमने प्रीवियस वाले वीडियो में आप लोग को ये बताया था कि सीआरपीसी में क्राइम के 3 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेजेस को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, दूसरे स्टेजेस को कहते हैं इंक्वायरी और तीसरे स्टेजेस को हम लोग बोलते हैं ट्रायल। ठीक, अब देखिए जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन देखो इसको डियर स्टूडेंट हिंदी में 2 नामों से हम लोग जानते हैं, अन्वेषण और दूसरा इसको कहते हैं विवेचना। ये 2 नामों से हम लोग जानते हैं। देखिए जो एफआईआर में 3 कॉपी होती है आपको हमने बताया, जो इसकी थर्ड कॉपी होती है, थर्ड कॉपी वो पुलिस स्टेशन पे रहती है। ठीक है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद इमिडिएटली जो थाने के बाहर साधक अधिकारी होते हैं, स्टेशन इंचार्ज होते हैं, वो या तो स्वयं उस मामले का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दे और या अपने पुलिस स्टेशन से जुड़े हुए किसी सब इंस्पेक्टर को, एसआई को, उप निरीक्षक को वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दे। ध्यान रखिएगा। बट
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी पुलिस ऑफिसर बनेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई। एसआई रैंक से छोटा वो नहीं होगा। अब एसआई रैंक से छोटा कौन होता है पुलिस डिपार्टमेंट में? दो, एक होता है हेड कांस्टेबल प्रधान आरक्षी, और दूसरा होता है कांस्टेबल आरक्षी। यानी कभी भी जो हेड कांस्टेबल है, जो कांस्टेबल है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं बनेगा। तो देखिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा उसको कहा जाएगा आईओ। आईओ। अब आईओ को ये थर्ड कॉपी दे दी जाएगी, प्लस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो पेपर होते हैं, लूज पेपर, जिसमें कि वो सीडी के फॉर्म में उसको यूज़ करेगा और उसी पर वो सारे इन्वेस्टिगेशन को अपनी हैंड राइटिंग में लिखता है। थर्ड कॉपी दे दिया जाएगा, वो पेपर दे दिया जाएगा, प्लस अगर कोई रिपोर्ट है एक्सपर्ट की, मान लीजिए मारपीट हुई है, इंजरी रिपोर्ट, रेप हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट, अगर जहर वगैरह का मैटर है, बिसरा टेस्ट, अगर औजार वगैरह है, बैलिस्टिक की रिपोर्ट, यानी उसको एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी दे दी जाएगी। एक्सपर्ट्स रिपोर्ट। अब देखिए, जो आईओ उसको तीन चीज दिया गया है, एक तो थर्ड कॉपी ऑफ एफआईआर, दूसरा प्लेन पेपर जिसपे वो अपने सारी इन्वेस्टिगेशन को लिखेगा, और तीसरे को बोला जाता है एक्सपर्ट्स रिपोर्ट। ये तीनों को मिलाकर बोला जाता है सीडी, केस डायरी। केस डायरी ये सब मिनटों में होता है, ये नहीं कि 2 4 10 दिन लगेगा। उधर एफआईआर हुई, उधर थर्ड कॉपी निकाला गया, उधर लूज पेपर के साथ दिया गया, अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आ गई है वो सब लगा के तुरंत एक फाइल का रूप दे दिया जाएगा, जिसको केस डायरी कहा जाएगा। और आईओ को कहा जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी जाइए अक्रेंस प्लेस पर जहां पर घटना घटी। अब देखो, जो अक्रेंस प्लेस पर जाएगा तो सबसे पहले एक्यूज पर्सन को वो पकड़ने की कोशिश करेगा, एक्यूज पर्सन को कस्टडी में लेगा, या इस बीच में एक्यूज पर्सन खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर गया, अपनी बेल करा लिया है, तो कोई बात नहीं। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि अगर रेप का मैटर है, बलात्कार का मैटर है, तो सीआरपीसी के 2009 के अमेंडमेंट पे ये कह दिया गया कि आईओ को वो उसके विक्टिम के घर जाकर ही उसके सारे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना। अब देखिए, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में जो जो आईओ पाया, ये काम करता है अंडर सेक्शन 157, और ये काम 24 घंटे के पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अंडर सेक्शन 158 क्या कहता है, आईओ ने जो 157 में 24 घंटे के अंदर जो भी रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, और जो पुलिस स्टेशन पर ओरिजिनल कॉपी ऑफ द एफआईआर है, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, उसको हायर ऑफिसर के थ्रू, यानी कि स्टेशन इंचार्ज भेजेगा सर्किल ऑफिसर को, एसपी को, और फिर ये 24 घंटे खत्म होने के पहले पहले पहुंच जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास। अब देखिए, अगर आईओ का इन्वेस्टिगेशन तो नहीं पूरा हुआ अभी, आईओ को यह कहा गया है कि आप मजिस्ट्रेट से, अगर एक्यूज पर्सन पकड़ गया है, आपने उसको अरेस्ट कर लिया है, तो आप क्या करोगे? एक्यूज पर्सन को जब वो मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, अगर मजिस्ट्रेट उसको बेल दे देता है तब तो कोई बात नहीं, तब तो मजिस्ट्रेट ने उसको छोड़ ही दिया, जाइए घर जाइए, बेल पे छोड़ दिया। अगर बेल रिजेक्ट करता है मजिस्ट्रेट, तो नॉर्मली बेल रिजेक्ट होने पर एक्यूज पर्सन जाता है जेल। आयु को कहा गया है कि आप यहीं पर चाहो तो अंडर सेक्शन 167, अंडर सेक्शन 167 में रिमांड मांग सकते हैं। आयु जो रिमांड मांगता है वो थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए, मजिस्ट्रेट तो पुलिस ऑफिसर से पूछ सकता है, बात कर सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से बात नहीं कर सकता। उसको जो भी कहना होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू कहेगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेगा कि जिस एक्यूज पर्सन की बेल रिजेक्ट हुई है उसको
रिमांड पर दे दीजिए। रिमांड पर देना, रिमांड पर न देना, ये मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर मजिस्ट्रेट रिमांड रिजेक्ट कर देता है तब एक्यूज पर्सन जाएगा जेल। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने रिमांड को अलाउ कर दिया तो सेक्शन 167 कहता है कि रिमांड जो होती है वो मैक्सिमम 15 डेज, 15 दिन की होती है। 15 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं होती। ठीक है, इस 15 दिन में पुलिस ऑफिसर को कहा गया जो आपको पूछताछ करनी है एक्यूज पर्सन से आप अपनी पूछताछ करें। अब देखिए, ये तो हो गई एक्यूज की बात। अब पुलिस ऑफिसर को कहा गया कि अपने इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करो, उस केस से जुड़े हुए जितने लोग हैं, विक्टिम है, विक्टिम के विटनेसेस हैं, एक्यूज हैं, एक्यूज के विटनेसेस हैं, सबको अंडर सेक्शन 167 में, अंडर सेक्शन 160 में, 160 में ये कहा गया पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर्स अटेंडेंस इंक्वायरी, सभी को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दीजिए 160 में। लेकिन देखो इसमें से छूट किसको किसको है, बिलो 15 ईयर, बिलो 15 ईयर का अगर कोई चाइल्ड है और एबव 65 ईयर का कोई सीनियर सिटीजन है, 15 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर व्यक्ति को पुलिस स्टेशन पर गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के लिए अमेंडमेंट 2013 में जोड़ा गया। इसके साथ साथ कहा गया जो लोग लूनेटिक है, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, ठीक, उनको भी आप पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाएंगे, चाहे वो अपराधी, वो क्या नाम है, पीड़ित हो, चाहे वो गवाह हो। और इसके जिसमें मानसिक रूप के रोगी आते हैं, शारीरिक रूप के रोगी आते हैं। और इसके बाद ये कहा गया है कि इन लोगों को क्या करोगे, इनका आप स्टेटमेंट जाके वहीं पर लोगे, कहाँ पर, उनके घर पर। अब देखो आईओ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है 161, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 160 में वो सभी लोगों को बयान देने के लिए आदेश देता है कि सभी लोग अपने बयान दें। जो बयान रिकॉर्ड करता है 161 में, और कहाँ रिकॉर्ड करेगा, वो केस डायरी में। और केस डायरी में कहाँ करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्लेन पेपर दिए हैं। तो देखो 161 में सबसे पहले पीडब्ल्यू, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, प्रोसिक्यूशन मतलब विक्टिम, विक्टिम जिसके साथ अपराध हुआ। अब आईओ कहेगा देखिए आपने जिस दिन एफआईआर किया था बहुत घबराए हुए थे, हड़बड़ाहट में आप नाम बता रहे थे, अब आप आराम से अपना स्टेटमेंट दीजिए। जो जो वो स्टेटमेंट देगा आईओ उसको केस डायरी में लिख लेगा अपनी हैंड राइटिंग में। जो ये प्रोसिक्यूशन का विटनेसेस है, इससे पूछा जाएगा क्या आपके पास कोई गवाह वगैरह है, वो कहता है हाँ, तो गवाहों के बयान को PW1 PW2, एक है तो 1, दो है तो 2, 3 है तो 3, आयोग क्या करेगा, इनके स्टेटमेंट को अपने केस डायरी में लिख लेगा। अब इसके बाद नंबर आता है DW, डिफेंस विटनेस, यानी एक्यूज्ड का। एक्यूज का स्टेटमेंट लिखेगा, DW1 का लिखेगा, DW2 का लिखेगा। यानी कि जो बचाव पक्ष है, अभियुक्त है, उसके बचाव में जो लोग गवाह देते हैं उनको D1 D2 के रूप में आयोग अपनी केस डायरी में लिखता है, ध्यान रखिएगा। और जो अंडर सेक्शन 162 है, ये कहता है कि जो भी ये स्टेटमेंट इन लोग के लिखा जाएगा, आईओ ने PW के स्टेटमेंट लिखा, PW1 के स्टेटमेंट लिखा, PW2 के स्टेटमेंट लिखा, DW के स्टेटमेंट लिखा, DW1 के स्टेटमेंट को लिखा, इनके हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं कराए जाएंगे केस डायरी में। यानी गवाहों के बयान जो देंगे उसके बाद उनके हस्ताक्षर कराना या सिग्नेचर कराना जरूरी नहीं है, आईओ को बोला गया। ये बात कही गई 162 में। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब अभियुक्त व्यक्ति का, एक्यूज पर्सन का स्टेटमेंट आईओ के द्वारा लिया जाता है तो वो अपने अपराध का कन्फेशन कर लेता है। वो कह देता है कि हाँ मैंने अपराध किया, मुझसे गलती हो गई है, भूलवश मुझसे अपराध हो गया है।
तो आईओ को कहा गया कि उसका स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने लिखवाओ। यानी उस व्यक्ति को आप ले जाइए, आईओ की ड्यूटी है मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि जो आपके ऊपर आरोप लगा है क्या आप उसको स्वीकार करते हैं। सोचकर समझकर होशो हवास में स्वीकार करिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपने मेरे सामने हाँ कर दिया कि मैंने अपराध किया है तो मैं आपको दंड दूंगा। इतना सेट लैंग्वेज मजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन को समझाता है। अगर उसके बाद वो कह देता हाँ यस एक्यूज, हाँ मैंने अपराध किया, तो ध्यान रखिएगा कन्फेशन के बाद मजिस्ट्रेट केवल देता है कन्विक्शन, दोष सिद्धि, और दोष सिद्धि दे दिया तो मुकदमा खत्म, आगे कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक। लेकिन अगर एक्यूज पर्सन ने ऐसा कहने से मना कर दिया कि नहीं मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे झूठा फंसाया गया, तब अब आईओ को कहा गया कि आप एक जोग्राफिकल मैप बनाइए, भौगोलिक मानचित्र, जैसे स्टूडेंट लोग जीएस में बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये बनाकर इसमें सब बातों को प्लॉट करिए। पहला अक्रेंस कहाँ हुआ, मान लीजिए घटना यहाँ हुई, ये आपने बनाया। जो विक्टिम है वो कहाँ रहता है, ये आपने शो किया। विक्टिम के गवाह कहाँ रहते हैं, ये शो किया, ये शो किया। जो एक्यूज्ड है उसके गवाह कहाँ रहते हैं, ऐसे ऐसे आप सब पॉइंट को अपने मैप में क्या करोगे, प्लाट करोगे। इसके बाद आइयो कहा गया आप ये देखो कि जहाँ ये घटना घटी है ये इसके आसपास किसका किसका घर है, कौन सी दुकानें हैं, कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा हॉस्पिटल है, उसको जरूर इंगित करो। सपोज करें यहाँ पर एक दुकान है, इसके बगल में एक आदमी का घर है, यहीं पर बगल में एक हॉस्पिटल है, तो आयु को कहा गया इन तीनों लोगों के स्टेटमेंट को जरूर लो, क्योंकि इन तीनों लोगों का जिक्र न तो विक्टिम ने किया है न तो इसका जिक्र जो है एक्यूज ने किया है। इन विटनेसेस को कहा जाता IW, इंडिपेंडेंट विटनेसेस, स्वतंत्र गवाह। और ये जो स्वतंत्र गवाह होते हैं इनकी इविडेंशियल वैल्यू, साक्ष्यिक मूल्य सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये किसी से जुड़े नहीं हैं। तो इसके स्टेटमेंट को भी आईओ अपने हैंड राइटिंग में केस डायरी में लिखता है। अब आईओ को कहा गया आप अपने ऑफिस में बैठिए, थाने पर बैठिए, और जो जो आपने कलेक्शन किया है एविडेंस, उस सारे एविडेंस को देखिए, और आप ये तय करिए कि जो जो मैंने एविडेंस कलेक्ट किया है वो केस चलने के लिए सफिशियंट है या सफिशियंट नहीं है। देखो दो बातें हैं, आईओ ने जो जो एविडेंस कलेक्ट किया है या तो वो क्या होंगे, ध्यान समझिए, आईओ ने जो जो एविडेंस कलेक्ट किया है एविडेंस वो या तो सफिशियंट होंगे या तो इनसफिशियंट होंगे। जो कि अब देखिए ध्यान से, यही आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है एविडेंस। दो बातें हैं, पहला है इनसफिशियंट, अपर्याप्त। एक तो ये हो सकता है उसको आईओ को लगता है कि मैंने जो एविडेंस कलेक्ट किया है वो एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट केस चलने के लिए सफिशियंट नहीं है। नंबर दो, सफिशियंट है, पर्याप्त है। दो बातें हैं ना। अगर आईओ को लगता है कि जो जो एविडेंस मैंने देख कलेक्ट किया है वो एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन दिलाने के लिए सफिशियंट नहीं है, इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है, तो आईओ को कहा गया अगर एक नंबर पर आपका डिसीजन जाता है तब आप अंडर सेक्शन 169 सीआरपीसी में फाइनल रिपोर्ट लगा दोगे, FR, फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट ये होती है
कि जो साक्ष्य मैंने एकत्रित किया, जो लोगों ने बयान दिया, जो स्वतंत्र गवाहों ने बयान दिया, जो कोई एक्सपर्ट्स की ओपिनियन थी, मैंने सबका अवलोकन किया, देखा, और इससे मुझे पता चलता है ये एविडेंस इतने सॉलिड नहीं है कि इसको लेकर मजिस्ट्रेट के सामने केस चलाया जा सके, इसलिए मैं फाइनल रिपोर्ट लगा रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर आईओ को ये लगता है कि नहीं, जो मैंने एविडेंस कलेक्ट किए वो सफिशिएंट है एक्यूज पर्सन को दंड दिलाने के लिए, तो अंडर सेक्शन 170 ऑफ द सीआरपीसी में लगा देता है चार्जशीट, सीएस, जिसको आप लोग कॉमन नाम से जानते हो आरोप पत्र। आरोप पत्र, अब देखो डियर स्टूडेंट, आईओ चाहे फाइनल रिपोर्ट लगाए, चाहे वो क्या नाम है चार्जशीट लगाए, जो अपनी केस डायरी को मजिस्ट्रेट को भेजता है, ध्यान रखिएगा, जो केस डायरी को मजिस्ट्रेट के पास भेजता है, भेजने वाली धारा केवल एक है। भेजने वाली धारा जो है वो क्या है, अंडर सेक्शन 173 सब क्लास 2 ऑफ द सीआरपीसी। इसी में आईओ अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजता है, इसी को बोलते पुलिस रिपोर्ट। ठीक, केस डायरी, पुलिस रिपोर्ट, जनरल डायरी, ये सब शब्दावली आपको मालूम होना चाहिए। तो जनरल डायरी थाने पे होती है जिसमें मिनट मिनट की बातों को लिखा जाता है। केस डायरी वो डायरी होता है जिसमें आईओ अपना इन्वेस्टिगेशन करता है, केस डायरी। पुलिस रिपोर्ट वो होता है जब वो अपने कंक्लूजन पर पहुंचता है फाइनल रिपोर्ट के फॉर्म में या चार्जशीट के फॉर्म में, तब उसको हम लोग बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट वो भेज देता है मजिस्ट्रेट को और कहता है मैंने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है, मैंने चार्जशीट लगा दिया है, अग्रिम कार्यवाही माननीय न्यायालय तय करे। और देखो जो मजिस्ट्रेट या जजेस होते हैं वो पुलिस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं, वो खुद इंक्वायरी करेंगे, खुद जांच करेंगे, और तब अगला वो कोई डिसीजन लेंगे कि मुझे आगे क्या करना है। तो देखिए ये आज आप लोग को जो सेशन था, इसमें आप लोग को लॉजिंग ऑफ द एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया। देखिए डियर स्टूडेंट, ये सब बातें आप लोग को इसलिए बता दी जाती है कि आप लोग अपने घर बैठे इसको एक एक चीज़ों को जान सको। और आप चाहते हो कि मैं पूरा कंप्लीट, जैसे एक सिस्टमेटिक कोर्स होता है, अगर उससे आप जुड़ना चाहते हो तो आप जानते हो कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के रेगुलर बैच चलते रहते हैं, आप उस बैच से कभी भी जुड़ सकते हैं, जब भी आप चाहे, जब आपके ये बैच देखिए एक दिन में 4 घंटे की क्लास चलती है, और ये बैच हर समय 12 महीने चलती है, कभी छुट्टी नहीं रहती एक्सेप्ट संडे या कोई फेस्टिवल आ गया, अदरवाइज ये रेगुलर चलता रहता है, आप उस बैच से जुड़ भी सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि सर को आज पढ़ाते हुए लगभग 31 ईयर कंप्लीट हो गया, 32 ईयर में चल रहे हैं। बहुत से स्टूडेंटों को गाइडेंस दिया गया और बहुत से स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर के प्लेटफॉर्म से जुडिशरी में सिलेक्शन लिया। लगभग जो इधर हिंदी की बेल्ट है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ये सब स्टेट में आपको परीक्षा रिफ्रेशर के बहुत से स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत किया, और एक टीचर के नाते मुझसे जितना उनके लिए हो सका मैंने भी किया, और उनकी मेहनत रंग लाई और वो जुडिशियल ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो गए। तो उसी 32 साल से एक सर का अपना पब्लिकेशन भी चल रहा है जिसको एक अलग से विंग देखती है, जो पब्लिकेशन का है, उसके द्वारा भी लॉ के नोट्स वगैरह आप लोग के लिए बराबर निकलते रहते हैं। तो देखिए हम आप लोग को इन्फॉर्म करना देना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या क्या लॉ के नोट्स नए आए हैं। देखिए जो जनरल स्टडीज़ है, हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी इंग्लिश मीडियम में 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ पब्लिश की गई है। देखिए जो हम लोग के क्रिमिनल लॉ है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इसके प्री के और बेस के दोनों नोट्स आप लोग के लिए रेडी हैं। इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और जूरिस्प्रूडेंस, इसके भी नोट्स आप लोगों के लिए रेडी है। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा अधिनियम, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इसके भी पीआरएलसी के नोट्स आप लोगों के लिए रेडी है।
देखिए 5 स्टेट के जुडिशरी की गाइड आप लोग के लिए रेडी है। 5 स्टेट के जुडिशरी की गाइड आप लोग के लिए रेडी है। उसमें उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और आप लोग का राजस्थान है। ठीक है, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार और राजस्थान के जुडिशरी की कंप्लीट गाइड रेडी है। इसके अलावा आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 स्टेट के एपीओ के आप लोग के लिए लॉ के नोट्स रेडी हैं, उत्तराखंड, बिहार और यूपी, जिसमें पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट भी इंक्लूड है। 2 स्टेट के एचजेएस रेडी है, बिहार और उत्तर प्रदेश के। इसके साथ साथ डे स्टूडेंट आप लोग के लिए इंटरव्यू की लॉ के नोट्स रेडी है, हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू। जो स्टूडेंट एआईबी का एग्जाम देना चाहते हैं, ऑल इंडिया बार का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए नोट्स रेडी है। माइनर एक्ट पर आप लोग को नोट्स मिलेंगे, लिमिटेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और देखिए एक अभी बिल्कुल लेटेस्ट में आया है केस लॉ और लैटिन मैक्सिम। जितने भी लेटेस्ट केस है एक जगह आप लोग के लिए इकट्ठा दिए गए हैं। जितने करंट ट्रेडिशनल केसेस हैं, लीडिंग केसेस है, वो आप लोग को दिए गए हैं, एमसीक्यू फॉर्म में भी दिए गए हैं। और प्लस जितनी लैटिन मैक्सिम है अल्फ़ाबेटिकल, वो सब आप लोग को एक जगह इकट्ठा दे दिया गया है। देखिए राजस्थान का जेएलओ होता है, जो बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए वैकेंसी आ रही है। इसका पूरा कंप्लीट सेट आप लोग के लिए है। इसमें हिंदी और इंग्लिश आती है, वो भी आप लोग के लिए रेडी है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये सब लॉ के पब्लिकेशन थे जो सर की ओर से निकलते रहते हैं बराबर, इस समय भी आए हैं। और जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है ये आप लोग के लिए बराबर चलता है। आप लोग को अगर नोट्स मंगाना है तो उसके लिए 9335144265 पर आप अपना पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ सेंड करेंगे। आपको वो नोट्स जो फीस बताई गई उसका अकाउंट नंबर जाएगा, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर चला जाएगा। जो लोग क्लास करने के लिए इंटरेस्टेड है 9005078691 पर अपना आधार फेस साइड बैक साइड दोनों भेजेंगे और आने के बाद फिर उनको जो होगा कोचिंग का अकाउंट नंबर जाएगा और फिर वो क्लास से जुड़ जाएंगे। तो आप लोग डियर स्टूडेंट सीआरपीसी की सीरीज अभी और आगे चलती रहेगी। सारे सीरीज का फ़ायदा उठाइए एक एक का और आप लोग सीआरपीसी को अपना स्टार्ट करिए। थैंक यू माय डियर।